Let's continue to hear from Vicky Roy his journey of getting into photography. In 2008, Vicky Roy was selected along with 3 other young photographers to photo document the reconstruction of the World Trade Center in New York City. Vicky tells us about his experiences of doing this. He also narrates to us how and why he started his Street Dreams project. Over to Vicky. न्यूयॉर्क के बाद आई थिंक मुझे लाइफ मेरा फिर चलते चला गया, कभी रुका नहीं। सो न्यूयॉर्क में मैं 6 महीने था और मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का रिकंस्ट्रक्शन शूट कर रहा था। वहाँ पे जो बिल्डिंग गिर गई थी, तो वो पूरे वर्ल्ड से 4 फोटोग्राफर चुने थे जो वो रिकंस्ट्रक्शन शूट कर रहे थे। तो मैं 2009 में 6 महीना शूट किया और साथ में उन्होंने मेरा एडमिशन ICP में करा दिया, इंटरनेशनल सेंटर फॉर फोटोग्राफी न्यूयॉर्क में। तो वो वन ऑफ द अच्छा स्कूल है। फिर मैं वापस इंडिया आया। फिर जो हमारा अवार्ड प्रोग्राम था जिसके स्किल में मैंने फोटोग्राफी ले रखा था, तो उस अवार्ड प्रोग्राम के थ्रू मुझे लंदन बुलाया प्रिंस एडवर्ड के साथ लंच करने के लिए बकिंगहैम पैलेस। तो मेरे लिए बहुत वो वाली बात थी कि लोग बकिंगहैम पैलेस के बाहर खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाता है और मैं अंदर प्रिंस के साथ बैठ करके लंच कर रहा हूँ। सो इट वाज लाइक ए ग्रेट एक्सपीरियंस। देन मैं वापस आया। फिर उसके बाद 2013 में नेशनल ज्योग्राफी टीवी ने पहली बार एक फोटोग्राफी रियलिटी शो ऑर्गेनाइज किया। तो वो 8 फोटोग्राफर सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करके सबको श्रीलंका लेके गए, तो मैं भी उसमें था। और ये रियलिटी शो था, तो हर एपिसोड एक फोटोग्राफर शो से बाहर हो जाता था। तो ये टोटल 10 एपिसोड का शो था। तो मैं 9th एपिसोड में शो से बाहर निकला और मैं टॉप 4 में था उसमें, उस रियलिटी शो में। तो उससे लाइक मुझे पुरुलिया में भी लोग जानने लग गए। लोग मुझे कॉल कर रहे थे, मैंने तुझे नेशनल ज्योग्राफी में देखा। आपके घर में? आपके घर में, और जो दोस्त वगैरह है, क्योंकि ऐड आने चालू हो गए थे तो लोग टीवी में रिकग्नाइज कर लिया, अरे ये तो वो है टीवी में आ रहा है। तो दैट इज़ लाइक गिव मी लॉट्स ऑफ नेम फेम। देन उसी साल मेरी बुक आ गई होम स्ट्रीट होम 2013 के एंड में DPF के 2nd एडिशन में। फिर उस बुक के आने के बाद मुझे फेलोशिप मिला MIT मीडिया लैब बोस्टन से। तो फिर मैं थोड़े समय के लिए MIT गया और MIT से वापस आकर के अपना काम कंटिन्यू करते रहा। एंड उसके बाद 2016 में मैं फोर्ब्स एशिया 30 अंडर 30 लिस्ट में आया। उसके बाद लास्ट ईयर में वोग मैगजीन के 40 अंडर 40 लिस्ट में आया। और फिर मैं कोची बिनाले का भी में भी मेरा काम लगा लास्ट ईयर, और जो अभी भी चल रहा है। तो ये मेरा हमेशा उतार चढ़ाव वाला ऐसे जर्नी रहा है फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी करना चालू किया और फोटोग्राफी सीखना चालू किया, तो जो मुझे फोटोग्राफी टीच कर रहे थे, जो मेरे मेंटोर थे, मेरे बॉस भी थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि जा कर के लाइब्रेरी में किताबें देखो। तो मैं ललित कला एकेडमी जाता था और दूसरे 1-2 जगह जहाँ पे बुक्स होती थी मैं जा कर के देखता था। जो भी बुक्स देखता था वो एक नैरेटिव पे सारा बुक्स होता था। तो मेरे बॉस ने कहा कि आप डिसाइड करो कि आपको किस सब्जेक्ट पे काम करना है। तो मैं अचानक उस समय सलाम बालक से निकला था और मेरे लिए डिसाइड करना बहुत डिफ़िकल्ट था कि मैं कहीं बाहर जाऊँ, बाहर जाके शूट करूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। क्योंकि मेरी 3000 रुपये उस समय सैलरी थी और उसमें से 500 रुपये मुझे अपने लोन के रिटर्न करने होते थे। मैंने लोन लेके एक कैमरा ख़रीदा था, तो 2500 रुपये में मुझे गुजारा करना होता था। तो उसमें मुझे इधर उधर जाके कहीं शूट करने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी मेरे पास, और ना तो मेरा उतना फ्रेंड सर्कल था कि मैं किसी के घर जा करके किसी का कुछ फ़ोटो खींचूँ। तो देन मैंने डिसाइड किया, मैं जा कर के 1-2 एग्जीबिशन भी देखा था और उसमें भी देखा कि वो एक स्टोरीज़ पे वो एग्जीबिशन होता है। तो फिर मैंने डिसाइड किया मेरे लिए शूट करना सबसे इजी है कि मैं जहाँ से आता हूँ, मैं अपने सलाम बालक से आता हूँ, तो मैं सलाम बालक मेरे लिए इजी एक्सेस है। और नई दिल्ली में जहाँ से मैं निकल के सलाम बालक गया था, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपनी स्टोरी शूट करूँ और कि मैं स्ट्रीट पे कैसे रहता था। और मैं जा कर के फिर स्ट्रीट में बच्चों से मिलना चालू किया। मैं जाकर थोड़ा सा वॉलंटियरिंग भी करना चालू किया। कभी बच्चों को मैं
पार्क लेके जाता था, कभी इंडिया गेट लेके जाता था, कभी जाके उनके साथ खेलता था। तो पहले जा कर के मैं उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड किया एंड देन उसके बाद मैं उनकी फ़ोटो खींचना चालू किया। मैं उनके जाके फ़ोटो खींचता था तो एक चीज़ में बहुत क्लियर था कि मैंने सोच रखा था शुरू से कि जितने बच्चों का मैं फ़ोटो खींचूंगा वो सारे अंडर 18 ईयर्स का खींचूंगा, क्योंकि वो इस वजह से बिकॉज जब मैं स्ट्रीट पे रहता था तो मैं 18 साल से कम उम्र का था, तो इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं 18 साल से कम उम्र के बच्चों का फ़ोटो खींचूंगा और ये सारी फ़ोटो मेरे लाइफ को रिफ्लेक्ट करेगा कि मैं प्लेटफॉर्म में कहाँ नहाता था, मैं कहाँ पे प्लेटफॉर्म में खेलता था, मैं कहाँ पे प्लेटफॉर्म में सोता था, मैं किस जगह में सोता था, मैं खाली टाइम में कौन मेरे दोस्त होते थे। तो आप जब ये स्ट्रीट ड्रीम्स के फ़ोटो देखेंगे तो उनमें आपको पता चलेगा। जैसे एक फ़ोटो है IIT फ्लाईओवर में मैंने लिया वो, बट कभी कभी हम खाली टाइम में किसी फ्लाईओवर के नीचे जाके बैठे रहते थे, डॉग्स के साथ खेलते थे। तो उसमें मेरा स्ट्रीट ड्रीम्स का एक पिक्चर है जिसमें एक लड़का बैठा हुआ है खाली सा, एक डॉग्स भी नीचे बैठा हुआ है। बहुत सारे स्ट्रीट ड्रीम्स के फ़ोटो है कि मैं ट्रैक पे बोरी लेकर के चलता था जब मैं कबाड़ी चुनता था। तो एक फ़ोटो है एक लड़का हाथ में बैग्स लेकर के और ट्रैक पे चल रहा है। तो ये सारी फ़ोटो मेरे लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है कि मैं 18 साल से पहले और जब मैं स्ट्रीट सलाम वाला आने से पहले मैं पहले स्ट्रीट पे कैसे रहता था, तो वो देख के आपको एक आइडिया लग जाएगा कि स्ट्रीट ड्रीम्स में मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड उसका नाम स्ट्रीट ड्रीम्स इस वजह से रखा था बिकॉज मैं घर से भागा था एक ड्रीम्स के साथ और स्ट्रीट पे भी रहता था। तो हमेशा सोचता था कि कैसे अपने ड्रीम को फुलफ़िल करें, कब किसका साथ मिलेगा और मेरा ड्रीम फुलफ़िल होगा। तो इसी वजह से उस एग्जीबिशन का नाम भी मैंने स्ट्रीट ड्रीम्स रखा था। तो स्ट्रीट ड्रीम्स का एग्जीबिशन कहाँ कहाँ हुआ है? सो स्ट्रीट ड्रीम्स का एग्जीबिशन सबसे पहला इंडिया हैबिटेट सेंटर में लगा था। अलका पांडे ने इस शो को क्यूरेट किया था और ब्रिटिश हाई कमीशन और DFID ने इसको स्पॉन्सर किया था। तो 2007 में 21 मार्च को ये एग्जीबिशन लगा था इंडिया हैबिटेट सेंटर में। उसके बाद ये एग्जीबिशन 3 टाइम लंदन ट्रैवल किया, फिर साउथ अफ्रीका में लगा, फिर वियतनाम में लगा एंड उसके बाद और भी काफ़ी सारे जगह पे लगा, बट बिगनिंग में ये मेन जगह जहाँ पे ये एग्जीबिशन हैबिटेट के बाद ट्रैवल किया अलग अलग जगह। सो जो मेरा नेक्स्ट काम आया वो एक बुक फॉर्म में आया। सो उस बुक का नाम है होम स्ट्रीट होम। तो बेसिकली मैंने क्या किया था कि 2008 तक मैंने अपनी स्ट्रीट लाइफ शूट किया था एंड स्ट्रीट के बाद मैं शेल्टर होम में चला गया था। तो फिर मैं शेल्टर होम की फ़ोटो खींचना चालू किया और शेल्टर होम की फ़ोटो मैंने उसमें भी यही दिखाने की कोशिश की कि जब मैं शेल्टर होम में रहता था तो मैं कैसे रहता था। तो इस तरह की स्टोरी है होम स्ट्रीट होम में। सो जो मेरा दिस स्कॉटलैंड न्यू माउंटेन्स के ये मेरा रिसेंट काम है जो अभी कोची विनाले में भी लगा हुआ है और इससे पहले वडेरा आर्ट गैलरी में सोलो शो हुआ था इसका। तो जो ये माउंटेन वाली पिक्चर है ये मैंने 2012 से शूट करना चालू किया था और उसका रीज़न ये था शूट करने का कि मैं पहाड़ों पे पहली बार 2003 में गया था। तो हमारे सलाम बालक में समर वेकेशन में हमेशा हमें पहाड़ों पे लेकर के जाते थे। तो हर समर के हॉलीडेज़ में हमें 10 दिन के लिए पहाड़ों पे लेके जाते थे। तो जब मैं छोटा था और पहाड़ों पे जाता था तो मैं देखता था पहाड़ों का एक अलग तरीके से मैं बड़े होते हुए पहाड़ मतलब जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था और मैं पहाड़ों पे जाना हर साल जाते थे तो पहले बहुत शांत सा लगता था पहाड़ एंड कम कंस्ट्रक्शन वगैरह होता था एंड सुकून मिलता था पहाड़ों पे जा कर के। एंड उसके बाद 2010 के बाद जैसे जैसे मैं कंटिन्यू जब भी शहर के स्ट्रेस हो जाता था बहुत तो थोड़े समय के लिए पहाड़ों पे चला जाता था। बट वो पहाड़ों में भी जा कर के वो सुकून नहीं मिलता था क्योंकि कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा, कहीं रोड बन रहा, कहीं कुछ बन रहा
एंड ये पता था कि ये हमारे लिए बन रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हम ही कंप्लेन करते हैं कि यहाँ जाने के लिए रोड ठीक नहीं है, यहाँ पे रहने के लिए होटल अच्छा होना चाहिए, तो वो सब चीज़ें हमारे लिए ही हो रहा। बट ये रियलाइज हो रहा था कि वो बहुत रफ तरीके से होता है चीज़ें, तो वो डिस्टर्ब करने लगा था। जैसे मैं बड़ा हुआ था, जब भी पहाड़ का नाम सुनता था, आंख बंद करता था, एक सुंदर पहाड़ हमारे दिमाग में आता था कि ग्रीनरी है, ऐसा है। लेकिन बाद में मेरे इमेजिनेशन में इस तरह के पहाड़ आने लगे, जो मैं अपने इस प्रोजेक्ट में दिखाया कि लैंडस्केप कैसे सडनली अब बदलना चालू हो गया, और आने वाला जनरेशन जब भी आंख बंद करके पहाड़ के बारे में सोचेगा तो मे बी उनके दिमाग में इस तरह के फोटो आने चालू होंगे। तो आप इसके बारे में मुझे अपना जो यूनिसेफ का असाइनमेंट है बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि वी कैन मे बी इट बी गुड कि यूनिसेफ के लिए भी जो आप काम कर रहे हैं। असाइनमेंट था वो न्यूट्रिशन के ऊपर था, जो आदिवासी घरों में जो बच्चों को कुपोषण वगैरह की दिक्कत होती है, तो उनके लिए क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए। क्योंकि बहुत समय जो डिसीजन मेकर होते हैं वो तो उस सिचुएशन में होते नहीं है ना, तो फोटोग्राफ चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। तो इस वजह से उनको कि अगर ये बच्चा ऐसा दिख रहा है या इसकी वेट कम है या जो भी है, तो इनको क्या न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। तो डिसीजन मेकर सब फिर वो फ़ोटो देख करके डिसाइड करता है, फिर वो पोस्टर वगैरह बनाते हैं, फिर वो पोस्टर शेयर करते हैं। तो वो असाइनमेंट उससे रिलेटेड था। बाकी जैसे अभी सेव द चिल्ड्रन के लिए मैं कर रहा हूँ, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है असाइनमेंट मुझे लगता है, बिकॉज सेव द चिल्ड्रन 10 लाख स्ट्रीट के बच्चों लोगों का आधार कार्ड बनवा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने 4 राज्य और 10 शहर चुना है। तो ये पायलट प्रोजेक्ट है उनका। तो बेसिकली गवर्नमेंट का फंडा पहले ये था कि जो स्ट्रीट पे रहते हैं उनके फ्लाईओवर के एड्रेस पे वो आधार कार्ड नहीं दे सकता है, कि कोई अपना एड्रेस लिखाए कि मैं इस फ्लाईओवर के नीचे रहता हूँ या इस रोड पे रहता हूँ, तो गवर्नमेंट उस पर आधार कार्ड नहीं इशू कर सकता था। तो सेव द चिल्ड्रन ने गवर्नमेंट से बोला कि ठीक है, आप स्ट्रीट के एड्रेस पे नहीं दे सकते हो, बट एवरी जगह, हर जगह शेल्टर होम है, तो शेल्टर होम के एड्रेस पे तो दे सकते हो ना। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ। तो उसमें सेव द चिल्ड्रन ये हेल्प कर रहा है कि जो गवर्नमेंट के बहुत सारे पॉलिसी हैं, तो वो बच्चों के पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने से वो पॉलिसी बच्चों को मिल नहीं पाता है। तो जैसे अब आपको अगर बैंक अकाउंट खुलवाना है तो आधार तो चाहिए ही चाहिए अब। तो इसीलिए सेव द चिल्ड्रन कोशिश करती है कि कम से कम बच्चों का आधार के थ्रू जो स्कूल के कुछ बेनिफिट्स है, और जैसे कुछ पैसे मिलते हैं वजीफा के, या एक मेडिकल इंश्योरेंस है गवर्नमेंट का कुछ प्लान, तो वो मेडिकल इंश्योरेंस में भी अगर कुछ होगा जो पैसा आएगा वो अकाउंट में आएगा। तो इसीलिए पहले वो आधार कार्ड बनवा रहे हैं और उसके बाद फिर उनका बैंक अकाउंट खुलवाने का कोशिश कर रहे हैं, एंड फिर उनको जो जो बेनिफिट वाली चीज़ें गवर्नमेंट से उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए फिर जगह जगह जहाँ जहाँ आधार कैंप लगवाते हैं तो मैं जा कर के वो शूट करता हूँ। तो मुझे ये इंटरेस्टिंग इस वजह से लगा क्योंकि अभी जो देश का माहौल है वो आइडेंटिटी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो एंड आई एम पार्ट ऑफ दैट कि वो आइडेंटिटी किस तरीके से बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो उसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। In this video, we saw how Vicky Roy has, through the Save the Children project, put the spotlight on tribal children. We also saw his learning journey of learning documentary photography at the International Center of Photography in New York City. Vicky told us about his visit to the Buckingham Palace, London, getting a fellowship at the MIT Media Lab in Boston in 2014, and being featured in the 2016 Forbes 30 Under 30 Asia list. We also saw that Street Dreams was Vicky's first solo exhibition in 2007, which opened a whole new world of opportunities for him. We will continue speaking with Vicky in the next video.